वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेसन है वन एवं वन जीव संसाधन, यानी वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें रहने वाले वन जीव तथा उनके लिए रोकथाम के लिए जो भी संसाधन यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वन एवं वन जीव संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको समय ज़्यादा नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण थोड़ा आपको लेंथी मिलेगा, ये एक थ्योरी टाइप में है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें आप इसे चाहे एक स्टोरी भी समझ सकते हैं और एक किसी भी कहानी में एक वो रोचक तथ्य भी मिलते हैं जो हमारे प्रिपरेशन के लिए या एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिसके बीच बीच में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट भी मिलते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और उन पॉइंटों को मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ही महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। जैसा कि इसमें पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत। अगर प्रश्न बनता है कि लेप्चा जो लोक संगीत है तो वो कहाँ का है, तो वो याद रखिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का है लेप्चा लोक संगीत। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें हाँ पूरा लेसन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आधा लगभग 45 मिनट का होगा और पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस ग्रह पर, यानी इस ग्रह का मतलब हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बटवृक्ष। जोंक क्या होती है? जो जोंक होती है वो एक जल में पाई जाती है, और वटवृक्ष हाथी और विलू व्हेल जो कि मछलियों में सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, ब्लू व्हेल, तथा करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यानी हम पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के बड़े जीवधारियों के साथ रहते हैं, और यह जो पूरा आवासीय स्थल है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ व्यक्ति जीव यानी जीवित रह पाते हैं, तो और यहाँ पर आवास भी बनता है, तो ये आवासीय स्थल है। अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी मानव तथा उनसे संबंधित जितने भी जीवधारी हैं वो पृथ्वी पर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं उन पर भी ही हम लोग निर्भर रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीवधारी हो। अगर हम एक उदाहरण देखें तो हमारे पृथ्वी पर जो मानव के या मनुष्य जीवधारियों जो जीवित रहने के लिए वो साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि पानी पीने के लिए। पानी जो है वो अगर ना पिया कोई तो उससे भी जीवित रहना असंभव है। सांस जैसे वायु की जरूरत है, जिसमें कि शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से यहाँ अपने यहाँ गैसें पाई जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता है। तो उदाहरण में मैंने बताया जैसे जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जिससे अनाज पैदा होता है। अगर मृदा भी अगर ना हो तो हम लोग खाने के लिए अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस इसके बिना जीवित रह पाना मुश्किल है। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। पौधे या पशु, सूक्ष्मजीवी इनका क्या करते हैं? पुनः सृजन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो सृजन करते हैं वो पौधे करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो वन है, तथा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। और प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो प्रकृति के बनाए हुए संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद जितने भी उत्पादक होंगे द्वितीय तृतीयक, वो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट।
कि वन जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई, यानी एक आपस में गुथी हुई हैं। ये हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, वन से संबंधित हम लोगों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी भारत में वनस्पति और प्राणी जात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए पूरे वीडियो में, स्किप मत कीजिए, और जिसमें आपको बहुत ही रोचक पॉइंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं, देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। तो यदि आप आसपास अगर नजर दौड़ाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे पाते हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी सबसे ज्यादा जो जैव विविधता की अगर बात की जाए तो भारत देश ही ऐसा है जिसमें हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की जलवायु भारत देश में पाई जाती है। तो इसलिए जैव विविधता के बारे में सबसे विश्व में अगर देखें तो सबसे आगे हमारा देश भारत है। अगर हम देखें कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। अगर हम देखें कि जो जैव उपजातियां हैं 8% का मतलब है विश्व में 8% लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना आगे है। अगर आप देखें कि पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन जीव संसाधनों के क्षेत्रफलों और किस्मों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। ये हमारे पॉइंट था। तो हमारा जो पॉइंट था इम्पोर्टेंट ये है कि अपने भारत में जो है वो कितने 8% संख्या की जो जैव उपजातियां पाई जाती हैं, लगभग 16 लाख। ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में 10% वन वनस्पति जात पाई जाती है। कितनी, यानी जैव उपजातियां कितनी पाई जाती हैं, 8%। अगर हम देखें भारत में वन वनस्पति जात कितना पाया जाता है, वन वनस्पति जात, तो वो 10%। और अगर देखें तो 20% जो है वो स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा है। यानी 20% जो है स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं। यानी 20% स्तनधारियां ऐसी हैं जो उपजातियां लुप्त होने का खतरा भी है और लुप्त की कगार पर भी है। इनमें अगर हम देखें जैसे चीता, चीता जो है गुलाबी सिर वाली बतख, जैसे कि हम देख पाते हैं कि चीता भी हमें कम देखने को मिलने लगा। अगर हम देखें गुलाबी सिर वाली बतख भी, पहाड़ी कोयल, जो पहाड़ी कोयल है, या जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इनसिग्निस जो कि महुआ की जंगली किस्म है। यानी मधुका इनसिग्निस जो है वो महुआ की जंगली किस्म है। होवर्डिया, होवर्डिया हेप्टान्यूरोन जो क्या है, एक घास की प्रजाति है। ध्यान समझना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि मधुका इनसिग्निस वो क्या है, एक महुआ की जंगली किस्म है, ध्यान रखना। और दूसरा आता है होवर्डिया हेप्टान्यूरोन, यानी होवर्डिया हेप्टान्यूरोन क्या है, एक घास की प्रजाति है। इस बात को हम लोग याद रखें। प्रश्न बन सकता है कि होवर्डिया हेप्टान्यूरोन क्या है, घास की प्रजाति है। प्रश्न बने कि निम्न में से घास की प्रजाति कौन सी है, तो होवर्डिया हेप्टान्यूरोन जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी
नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी प्रजातियां कोई भी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनमें सभी पर ध्यान आकर्षित रहता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि बड़े प्राणियों में स्तनधारियों की 79 प्रजातियां यानी 79 प्रजातियां जो हैं, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ें। 79 जातियां जो हैं बड़े स्तनधारियों की हैं। पक्षियों की अगर देखें तो वो 44 यानी 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियां के भी लुप्त होने का खतरा है। अगर हम देखें तो फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। अगर हम देखें यानी फूलदार वनस्पति या रीढ़धारी प्राणियों की अगर बात करें तो उनमें लुप्त होने की दर अगर देखें तो उनमें से प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत जैसे पैमाने पर वन कटाई हो रही है, यानी बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है और यह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 6,37,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यानी वन आवरण का अगर हम अनुमानित क्षेत्रफल देखें तो वो कितना है, 6,37,293 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें तो वो 32,87,263 किलोमीटर है। तो इसमें से 6 लाख जो है वो वन का है क्षेत्रफल है, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना 19.39 यानी 19.39% हिस्सा है। सघन वन अगर देखें तो 11.48%, खुला वन तथा 7.76% मैंग्रोव जो कि 0.15%, और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 1999 के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जैसा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर हम देखें तो वन का जो आवरण हमें कितना देखने को मिलता है वो 6,37,293 वर्ग किलोमीटर। अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल का यही हिस्सा अगर देखें तो वो 19.39% है, इस जिसमें सघन वन का जो परसेंटेज है वो 11.48, खुला वन अगर देखें तो 7.76, और अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो 0.15% है। ये 1999 की रिपोर्ट के अनुसार तथा 1997 से सघन वनों के क्षेत्रफल में यानी 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई यह रिपोर्ट प्राकृतिक वनों और वृक्षारोपण कृत्रिम वन में अंतर नहीं करती, इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक वनों के वास्तविक ह्रास का ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। आगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते रहिए और अपने अंगूठे को बढ़ाते रहिए, जिसमें अंगूठे की संख्या को हम देख पाएं कि बढ़ रहे हैं या नहीं। और हमें लग रहा है कि आप लोग बराबर ही लाइक कर रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थ्योरी अधिक है, लेकिन ये यूपीएससी आईएएस जैसे एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक का लेसन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 9th और क्लास 10th 11th 12th ये एनसीईआरटी क्लास की जो बुक्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक लेसन जो है अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो कि IUCN के अनुसार अगर हम देखें
इन श्रेणियों में यानी IUCN के अनुसार इन श्रेणियों में विभाजित किया गया किसको, प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। जैसे आता है सामान्य जातियां, अगर नंबर 1 देखें तो वो है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां कौन कौन सी होती हैं? सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी जिसकी जीवित रहने के लिए एक सामान्य है वो एक सामान्य जातियां की श्रेणियों में आता है। जैसे अगर हम देखें पशु हुए, साल हुए, चीड़, साल जो वृक्ष होते हैं, चीड़, कृतंक जिसे हम रोडेंटस भी बोलते हैं इत्यादि, ये सब हमारी क्या है, एक सामान्य जातियां। अगर हम देखें संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी हमारी हैं, तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे कि काला हिरन, क्योंकि इन्हें का एनवायरनमेंट इनके अनुसार नहीं मिल पा रहा है। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसे हम मणिपुरी हिरन भी बोलते हैं, संगाई जो है मणिपुर हिरन के नाम से जाना जाता है इत्यादि। इस प्रकार की जो जातियां वो संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग देखते हैं सुभेद, सुभेद के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो वुलनरेबल के नाम से जानते हैं। ये जातियां हैं सुभेद। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। इनकी संख्या बहुत ही घट रही है और ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती है। अब देखते हैं दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या सुमेध है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित अगर नहीं हुई तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां वो जातियां होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। स्थानिक जातियों के अंतर्गत कौन कौन से अगर बात पूछा जाए, जैसे टील तो कहाँ पाया जाता है, अंडमानी, निकोबारी में कबूतर, जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश की मिथुन जातियां जो हैं इस प्रकार की स्थानिक जातियां हैं। अब हम बात करते हैं लुप्त जातियों के बारे में। तो लुप्त जातियों के अंतर्गत कौन सी आती हैं? वे जातियां जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है और यह उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता जैसे है या गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है, जो कि बिल्कुल ही लुप्त जातियों के अंतर्गत आने लगी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैसे कि हम लोग देख पाए कुछ लुप्त दुर्लभ और संकटग्रस्तियां हैं, जैसे इस प्रकार का हम लोगों को देखने को ये बिच्छू टाइप से है और ये हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो जातियां हैं वो एक लुप्त श्रेणी के अंतर्गत। अब बात करते हैं जैसे एशियाई चीता। प्रश्न बनता है कि ये कहाँ चला गया। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, यानी भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले जो आंसुओं के लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले ही 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी, यानी किसकी? एशियाई चीता की।
वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनमें वनस्पति जात और प्राणी जात का एक ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? तो वो यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। जैसे हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम ही हैं जिन्होंने वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया और भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान भी किया हुआ है। आगे देखें कि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं से भी क्या हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम देखें तो 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। यानी 1951 और 1980 में क्या हुआ, जो वन क्षेत्र था उनको, वनों को हटा करके कृषि 26,200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसे एक कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी जो कृषि होती है जिसे हम झूम के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। स्थानांतरी कृषि जिसे हम झूम भी कहते हैं, खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई निम्नीकरण हुआ है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिए इस वीडियो में। क्या उपनिवेशी वनजात को दोषी माना जाए? इस प्रश्न बनता है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को एक दोषी माना जाए या न माना जाए। तो देखते हैं कि हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने में पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो जाती हैं। और उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। यानी इस प्रकार से कुछ जातियां वृक्षों की हैं वो लुप्त हो गई हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको ऐसी क्लास बिल्कुल ही मुफ्त देता रहूंगा। आपने देखा होगा कि अपने अपने कोर्स जो है पेड कोर्स चलाते हैं, क्योंकि चाहे वो यूपीएससी आईएएस के लिए हो, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी, थोड़ी थ्योरी रहेगी, लेंथी रहेगी, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी और पूरी ही प्योर एनसीईआरटी क्लास का आपको महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे और थ्योरी के रूम में। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन भी रखिए, जैसा कि यहाँ से वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलते पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यानी 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अर्थात यानी अगर हम देखें तो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन जो क्षेत्र है वो नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। इस प्रकार से वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन कारण के कारण, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व
के बारे में। तो बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है और इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को भी नुकसान पहुंचाया है। कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है कि आवागमन मार्ग में भी बाधित किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी जो कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काट कर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काट कर। अगर देखें तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। इस पॉइंट को याद रखें। आगे हम लोग पढ़ते हैं इस पॉइंट में कि हिमालयन एयब, यानी जिसे हम इंग्लिश में एयब के नाम से पढ़ते हैं, हिमालयन एयब संकट में है। यानी एयब जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो एक हिमालय में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं इसमें, हिमालयन जो एयब है वो क्या है? वो चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा भी है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो एयब है वो क्या है? एक चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक औषधीय पौधा भी माना जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। यानी पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर रोगों के लिए उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जातियों यानी विभिन्न क्षेत्रों में एयब के हजारों पेड़ जो है वो सूख गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एयब जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक औषधि के लिए, जो किसके लिए आता है प्रयोग में? जो ये कैंसर के लिए। और कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, जो कि हिमालय के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस प्रकार से हमने एयब के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो जो इस दृश्य में शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां जो हैं बांस के पौधे लगाते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों में बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। इस प्रकार से हमने दृश्य में देखा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। आगे पढ़ते हैं हम लोग, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव को आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। यानी जैव विविधता को अगर कम करने वाले जो कारक हैं तो वो इस प्रकार से ही हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारक और भी हैं, जो कि संसाधनों का असमान बंटवारा और उसका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर अगर हम देखें तो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिका नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है, इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधनों और उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
यानी देखें तो उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना से अधिक ज्यादा है। पर्यावरण के अधिक नुकसान पहुंचाते तथा इन 5% लोगों के पर्यावरण रखरखाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब प्रश्न यह है कि कौन कहां क्या और कितना उपभोग कर रहा है। आगे हम इसी में पढ़ते हैं। तो कुछ रोचक जानकारी है, जैसे कि प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं, 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडी प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र जो है लुप्त हो चुके हैं, और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारणों से हजारों वनस्पति और वन्यजीव जो हैं कैसी लुप्त हो चुकी हैं। अब हम आपको थोड़ा फास्ट चलेंगे और मेन जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कि महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें क्या होता है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में। अभी तक हमने पढ़ा भारत की वनस्पति जात और वन्यजीव से संबंधित। अब पढ़ेंगे भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरा पढ़ेंगे। वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया, परंतु हमें वनों और जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? इसके लिए एक पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साधन संसाधन जैसे जल है, वायु है, मृदा बने रहते हैं, और यह जो है मानव जाति या किसी भी जीवधारियों के लिए पृथ्वी पर बहुत ही जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, और यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जिसे हम जेनेटिक के नाम से जानते हैं, विविधता जेनेटिक जो है विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। आगे देखते हैं, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्य जीवन जिसे हम रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया है। प्रश्न बनता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में हुआ है। 1972 में भारतीय वन्य जीवन अधिनियम आया, लागू किया गया, और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन, वन्यजीव आवासों में कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि प्रबल पर जोर दिया गया। किसमें? भारतीय वन्य जीवन 1972 में। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा और हिरन के लिए, इसमें आगे हम इसमें आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए संरक्षण के लिए बनाया गया? वो गैंडा और हिरन के लिए बनाया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी शामिल घोषणा की है, जिसमें उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ा हो, जैसे कि इन प्राणियों में एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। अब प्रश्न बनता है कि मगरमच्छ कितने प्रकार के? तो वो 3 प्रकार, जो कि एक स्वच्छ जल मगरमच्छ यानी स्वच्छ जल में पाया जाता है, लवड़ी जो कि एक लवड़ीय जल में पाया जाता है, और एक घड़ियाल मगरमच्छ। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन
चिंकारा, भारतीय गोंडा वन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है बाघ परियोजना। बहुत ही पूछी जाती है बाघ परियोजना, जिसे हम वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगलीय जात है। बाघ परियोजना जो है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी में आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 यानी 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। यानी जो बाघ परियोजना है वो 1973 में वन्य जीवन संरचना, जिसे हम बाघ टाइगर को एक महत्वपूर्ण संरचना परियोजना के नाम से जानते हैं, यानी 1973 में बाघ परियोजना इस प्रकार से लागू हुई। आगे हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत 1973 में ही हुई है। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई थी, परंतु 1993 में इसकी घटकर 36 तक पहुंच गई है, 3600 तक। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। कितने हैं? 27 बाघ रिजर्व हैं भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर में। और अगर बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जात को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जातकों को बचाना। उत्तरांचल में अगर देखें तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी उत्तरांचल। अगर पूछा जाता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तरांचल में है। अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है योजना 1973 में लागू हुई। भारत में अगर देखें तो 37,761 वर्ग किलोमीटर में जो है बाघ परियोजना यानी बाघों की रिजर्व है 37,761, जिसमें से 27 बाघ रिजर्व है। अगर हम देखें तो कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तरांचल में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, और सरिस्का जो वन है जो है वो राजस्थान में स्थित है, मानस बाघ रिजर्व असम में स्थित है, और पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो केरल में स्थित है। इनको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज यानी नियोजन में कीटों को भी बहुत ही महत्व मिल रहा है। 1980 और 1986 यानी वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी अधिक संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1980 और 86 के तहत। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस बीच सूची में रखी गई थी 1991 में। यानी अगर तितलियों, पतंगों यानी छोटे अगर जीवों की बात करें तो वो अधिनियम वन्य जीव था 1980 और 1986, उसमें ध्यान दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें, है नहीं? इस प्रकार सा आगे हम देखते हैं। अभी तक हमने भारत में वन्य जीव के बारे में पढ़ा और
उनके द्वारा बनाए गए संरक्षण के बारे में कि कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से, जैसे कि पेरियार जो है वो केरल में बनाया गया। अब आगे पढ़ते हैं वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी वितरण। यदि हम वन और वन जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरक्षित वन के बारे में। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है तो वो आरक्षित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब बात करते हैं रक्षित वन की। तो रक्षित वन विभाग के अनुसार देश की कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। यानी अगर देखें तो भारत में रक्षित वन का हिस्सा कितना है, तो वो 1/3। अगर कुल वन क्षेत्र का देखें तो 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित वनों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब इसी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जैसे कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव हमारी इमारती लकड़ी, वन, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। अवर्गीकृत वन हम लोग समझे कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें हम अवर्गीकृत वन के रूप में जानते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यानी आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जो कि अगर मध्य प्रदेश में देखें तो 75% हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी है। कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। इस प्रकार से ये आरक्षित और रक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो कि 75% है। अब हम लोग पढ़ते हैं समुदाय और वन संरक्षण के बारे में। अब हम लोग समुदाय और वन संरक्षण के बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर देखें तो राजस्थान की अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर यानी 1200 हेक्टेयर जो है वन भूमि भैरव देव डाकव जो कि सौंचरी घोषित कर दी है। यानी राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने जो 1200 हेक्टेयर जो वन भूमि है वो भैरव देव डाकव सौंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो कि शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ वन जीवन को बचाते हैं। यानी 5 लोगों ने एक अपना हिस्सा दे करके और एक अपने व्यक्तित्व अपने रख रखाव में रख लिए 5 लोगों के रूप में, जो कि एक कोई भी इसमें ना शिकार कर सकता है ना वनों का ह्रास कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट और विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कैमूर रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों में झुरमुट, वृक्ष पेड़ों में एक झुरमुट है जो कि देवी देवताओं के वन कहते हैं। जैसे हम झुरमुट जो है वो एक पवित्र पेड़ माने जाते हैं, देवी देवताओं के वन क्षेत्र माने जाते हैं। वनों के इन भागों में ऐसे स्थानीय लोग घुसते ना कि किसी और छेड़छाड़ करने देते हैं। आगे अगर हम देखें तो छोटा नागपुर क्षेत्र
में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदब के पेड़ों की पूजा करते हैं। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या करते हैं, जो वहाँ के मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगर हम देखें यही चीज उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो कि शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। इसमें से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष के पवित्र मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसमें जो मुंडा और संथाल जनजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पर, छोटा नागपुर क्षेत्र में। और यहाँ के जो लोग वृक्षों का प्रयोग करते हैं, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। कौन से, मुंडा और संथाल जनजातियां, जो कहाँ पाई जाती हैं, छोटा नागपुर में। अगर उड़ीसा और बिहार में देखें तो यहाँ की जो जनजातियां हैं, यहाँ पर इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इसमें से व्यक्ति जो है पीपल और बट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। कहाँ, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां। जो बिहार और उड़ीसा की जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और पेड़ों की भी पूजा करती हैं। आगे देखते हैं, भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। और आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे, उन उपासक उनके खिलाते पिलाते हैं। अगर देखें तो राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। यानी राजस्थान में बिश्नोई गांवों में जो हमें देखने को मिलते हैं वो काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने को कामयाब नहीं रहा, परंतु अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण का अभियान को सफल बनाया जा सकता है। यानी जो चिपको आंदोलन है कहाँ पर चला गया, हिमालय में चलाया गया था। जहाँ की एक चिपको आंदोलन जो है वो किससे, वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि वनों की कटाई रोकने के लिए बनाया गया था, जो कि हिमालय में एक कामयाब नहीं रहा है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, यानी टिहरी में जो हुआ, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया, यानी नवदानय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। यानी टिहरी में किसानों का एक आंदोलन बना जो कि बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय आंदोलन। इस प्रकार से विविध फसल उत्पादन के आर्थिक रूप में व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों में भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में, यानी एक कार्यक्रम औपचारिक रूप से पुनः स्टार्ट किया गया तो वो 1988 में जिसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में, जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास हुआ, कहाँ, उड़ीसा राज्य में 1988 में। और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता रहा है। इसमें गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। यानी संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में उड़ीसा राज्य में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए।
परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पेड़ का एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। यानी पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर भी कुल्हाड़ी चलाने वाला विनाशक के रूप में छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्वक एक वनों के बारे में, पेड़ के बारे में कहा। इस प्रकार से हमने वन और वन जीव, वन संसाधन के, वन जीव संसाधन के बारे में पढ़ा। इसमें से कुछ बनने वाले प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनको हम देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सी टिप्पणी जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। यानी ह्रास जो कमी हो रही वो क्या नहीं है, जैसे कृषि प्रसार, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहत स्तरीय विकास परियोजना, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। देखिए कृषि प्रसार, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इनमें प्राकृतिक वनस्पति और प्राणजात के ह्रास का ये मुख्य कारण है। एक बृहत स्तरीय जो विकास परियोजना है वो रोकने के लिए है, इस प्रकार से इसका सही कारण ख नंबर सही नहीं है, यानी यह जो है रोकने के लिए, ह्रास के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेकंड नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। यानी सीधी भागीदारी नहीं करता है, जैसे कि संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन जीव पशु विहार परसीमन। यानी इनमें से कौन सा भागीदारी नहीं करता है, तो वो है जो भागीदारी नहीं करता है जो कि बीज बचाओ आंदोलन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ग हमारा सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्राणियों, पौधों और उनके अस्तित्व के बारे में मेल कीजिए। जैसे काला हिरण की अगर हम बात करें तो काला हिरण क्या है, एक लुप्त है। इस एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू और गुलाबी सिर वाली बतख। जैसे गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, हिमालयन भूरा भालू भी एक तरीके से लुप्त ही हो चुका है। यानी इस प्रकार से हम देखें तो काला हिरण जो है एक संकटग्रस्त के अंतर्गत है, गुलाबी बतख लुप्त के अंतर्गत आती है, एशियाई एक दुर्लभ हो गया, अंडमान जंगली सुभेद है, हिमालय भूरा जो है वो एक स्थानिक। इस प्रकार से इसका सुमेल लेते हैं। निम्नलिखित का मेल कीजिए। जैसे आरक्षित वन है, सरकारी व्यक्तियों के निजी समुदायों में अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, तो ये किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है, तो वो सरकार व्यक्ति को समुदाय, ये अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। आरक्षित वन वन और वन जीव संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है, राइट है। वन भूमि और अधिक शरण से बचाई जाती है वो रक्षित वन है। इस प्रकार से हमने आज ये लेसन सेकंड जो है पूरा पढ़ा और इससे महत्वपूर्ण वाले प्रश्न भी पढ़े, और जिसमें हमने इससे संसाधन से बनने वाले जो उद्यान है उनके बारे में पढ़ा। तो आप लोग पूरा पढ़ें और एक दो बार देखें, जो मेन पॉइंट थे मैंने उसको कई बार रिपीट करके भी बताया। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। बहुत ही मेहनत के बाद 1 घंटे का मैंने समय देकर आपको एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया। तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को देखने धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने धन्यवाद।